नमस्कार। आपकी बात के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। कर्नाटक के चुनाव के नतीजे अब 2 दिन बाकी है। जीत किसी की भी हो, हार किसी की भी हो, लेकिन एक बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दरअसल बात मैं करना चाहता हूं विपक्ष की एकता को लेकर जो कवायद, जो मुहिम पिछले कुछ दिनों से जोर पकड़ रही है, उसमें तेज़ी आने की गुंजाइश है। फ़र्क सिर्फ 2 चीज़ों की पड़ेगी, बात होगी। अगर कांग्रेस की जीत होती है तो विपक्ष की एकता के मुहिम में सीटों के खास करके बंटवारे की जब बात आएगी तो वहाँ पे कांग्रेस का पलड़ा ज़्यादा मजबूत हो सकता है, वो अपने मजबूती से अपनी बात को कहेगी। लेकिन अगर उसके थोड़े कमज़ोर पड़ते हैं, अगर जीत नहीं होती है तो शायद उतनी ताकत के साथ उसकी बात, उसकी वजन, उसकी बातों का शायद नहीं हो। लेकिन आप उनकी बात माने पूरी तरीके से या ना माने, कांग्रेस के बगैर विपक्ष की एकता का कोई मायने नहीं होता है। ये अपने आप में थोड़ा विचित्र सा ज़रूर लगता है कि एक दौर था जब गैर कांग्रेस या कांग्रेस विरोधी पार्टियों का ज़्यादा गठबंधन होता था, लेकिन पिछले 10 सालों से देश की राजनीतिक परिस्थिति में कुछ इस तरीके का बदलाव आया है कि अब गैर कांग्रेसवाद की राजनीति करने वाले अब कांग्रेस के साथ लेके चलने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और इसका परिचायक इस कवायद को पूरी तरीके से कांग्रेस की सहमति के साथ, उनके पूरे के पूरे समर्थन के साथ, एक तरीके से कहें कि उन्होंने जवाबदेही सौंपी है कांग्रेस के तरफ से दूसरी पार्टियों से बातचीत करने का। वह ऐसी शख्सियत को जिनकी पूरी की पूरी राजनीति और उनकी जो राजनीतिक विरासत जो थी वो कांग्रेस विरोध को लेके थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार की। उन्होंने ये पूरा का पूरा बीड़ा अपने हाथों में ले रखा है और जैसे उन्होंने कांग्रेस से जब उनको एक तरीके से हरी झंडी मिली तो उसके बाद से वो उन्होंने अब हर विपक्षी दल के जो सरकारें हैं और उनके जो मुख्यमंत्री और सर्वोच्च नेता हैं उनके घर जा जा के उनसे मिलकर एक साथ बैठ के बात करने का कोई ना कोई तरीका निकालने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। जैसे वो दिल्ली से निकले, जब कांग्रेस अध्यक्ष के यहाँ से मुलाकात करने के बाद वो निकले तो सबसे नज़दीक में उनके लिए आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, वो उनके साथ जाके मिल गए। उसके बाद उन्होंने दौड़ लगाई, कोलकाता में जाके वो ममता दीदी से मिली। ममता दीदी से मिलने के बाद वो लखनऊ पहुँचे और अखिलेश यादव जी से मिले। पिछले 3 दिनों से वो लगातार जा रहे हैं। पहले वो उड़ीसा पहुँचे, नवीन पटनायक जी से मिले, फिर वो झारखंड रांची पहुँचे, वहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले, और आज वो पहुँच गए मुंबई और वहाँ पे उन्होंने शरद पवार और उसके बाद उद्धव ठाकरे से भी उन्होंने मुलाकात की। ये कोशिश है और कोशिश में कोई हर कोई करता है। चुनाव में जीतने के लिए राजनीति होती है तो हर तरीके के समीकरण बनाने की कोशिश होती है। जहाँ पे कोई बात अगर ये कहता है कि किसी आइडियोलॉजी की वजह से क्या राजनीति करता है तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा मतलब असत्य कुछ हो ही नहीं सकता है कि आप किसी आइडियोलॉजी के साथ ही कोई बात करते हैं। मुख्य चीज़ सत्ता में आने के लिए, और ये पूरी की पूरी कवायद हो रही कि किसी तरीके से सत्ता को हम वापस करें। ये सिर्फ केंद्र में आने की सत्ता की बात हो रही है। ये ऐसा नहीं कि ये विपक्षी जो दल है वो हर एक जगह पे हर राज्य में विपक्ष में है। ये तो सत्तारूढ़ दल है। ये खुद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री और जितने जगह जाके वो मिल के आ रहे हैं, सिवाय अगर आप कह दें कि शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे ये 2 अभी मुख्यमंत्री नहीं है, बाकी सबों से जो उन्होंने मुलाकात की वो अपने अपने प्रदेश में वो चलाते हैं, वो सत्ता पे काबिज़ है। तो ये केंद्र के सत्ता में आने के लिए ये एक कवायद की जा रही है। कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, इसके बारे में हर बार चर्चा होती है, कई लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन मैं आज एक दूसरे तरीके से आपको समझाने की, बताने की कोशिश करूंगा कि ये रास्ता कितना आसान, कितना मुश्किल या कितना
पेचीदगियों के साथ भरा पड़ा हुआ है। तो अगर आप पहले एक नज़र ये डाल लेते हैं कि बात हम कर रहे हैं 543 सीटों की, लोकसभा की 543 सीटों के लिए, और देश के 5 हिस्सों में विशेष तौर पे इनको बांट के राज्यों के हिसाब से इनको देखा जाता है। नॉर्थ ईस्ट है जहाँ पे सबसे कम 25 सीटें आती हैं, उसके बाद उससे बड़ा इलाका जो है सो वो पश्चिम का इलाका आता है 3 राज्यों वाला, जहाँ पे महाराष्ट्र है जो दूसरी सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ से आती हैं, तो वहाँ पे 76 सीटें कुल मिला के है। उसके बाद आता है अपने पूर्व का हिस्सा, ईस्ट का हिस्सा, जहाँ पे बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड वाले हैं, कुल मिला के 117 सीटों के साथ। उसके बाद दक्षिण का इलाका आता है जहाँ पे 130 सीटें हैं और जिसमें तमिलनाडु आता है, क्या कर्नाटक आता है, केरल आता है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और पुडुचेरी है। और जो सबसे मुश्किल कांटो भरा वाला जो इलाका है जहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें आती है, 189 के करीब सीटें वहाँ पे आती है, उसमें उत्तर प्रदेश आता है, उसमें पंजाब आता है, उसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, ये सारे प्रदेश आ जाते हैं। तो ये कैसे किस तरीके से इन सभी जगहों पे सीटों को करने की बात होगी और किसके कहाँ पे दावेदारी ज़्यादा होगी। तो अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कांग्रेस कहाँ पे मजबूती देने की स्थिति में है। अगर हम पूरब से बात कर लेते हैं तो पूरब के जो 4 प्रदेश है जहाँ पे कुल 117 सीटें हैं, बिहार में वो एक गठबंधन के साथ में है। या मैं वहाँ पे आने के पहले आपको ये बता देता हूँ कि अभी ही इस गठबंधन की शुरुआत करने के पहले ही कहाँ कहाँ पे विपक्षी दलों में आपस में सहमति है, पार्टनरशिप है और लोग सत्ता में भी हैं। जैसे बिहार की बात कर ले तो वहाँ पे जनता दल यूनाइटेड भी है, आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है और लेफ्ट भी साथ जुड़ा हुआ है। वहीं आप झारखंड में आते हैं तो वहाँ पे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, आरजेडी है, वहाँ पे जनता दल यूनाइटेड नहीं है, मतलब ये एक गठबंधन की सरकार वहाँ पर भी है। अगर आप फिर उसके बाद दक्षिण की तरफ चले जाते हैं तो आपको दक्षिण में 2 राज्यों में विशेष तौर पे तमिलनाडु में वहाँ पे भी गठबंधन है और केरल में भी गठबंधन है। केरल की स्थिति तो विचित्र है कि जो 2 गठबंधन ऐसे हैं जो कि जिनके बीच में रस्साकसी होती है कि किसके पास ज़्यादा सीटें आएंगी, वो दोनों विपक्ष की ही पार्टियां हैं। तो विपक्ष का उस हिसाब से दोनों हाथ में लड्डू वाली बात आती है केरल को लेके। महाराष्ट्र में गठबंधन है, कुछ दिन पहले तक वहाँ पे सरकार चल रही थी। अब सवाल है कि और गठबंधन को आप कैसे बढ़ाएंगे, किन को शामिल करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे। तो ये गठबंधन की थी और लिमिटेड गठबंधन समय समय पे ये होते रहा है। जैसे चुनाव में अभी आपने त्रिपुरा में जैसे देखा कि लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, उसी तरीके से आसाम में AIUDF और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था पिछला लोकसभा का चुनाव बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तो और कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेकुलर ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तो समय समय पे ये सारे लोग मिलके तो चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये 2024 की जो लड़ाई होगी उसमें वो मिलके पूरे देश भर में मिलके तैयार होंगे कि नहीं होंगे। तो जहाँ पे कांग्रेस वाला इलाका, जहाँ पे कांग्रेस की बात चलेगी वही बड़ी शक्ति के तौर पे है। तो उसमें वो राजस्थान की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, गुजरात में वो बात कहेगी चूँकि वही मुख्य विपक्ष था। लेकिन अभी जो पिछले साल जो गुजरात का चुनाव हुआ और आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे जिस तरीके का प्रदर्शन किया तो उसकी भी दावेदारी वहाँ पर होगी। फिर हम हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा में भी उनका रहेगा कि कुछ पार्टियां हैं जिनके साथ मिलके करने की कोशिश होगी। उत्तराखंड और हिमाचल में ये कांग्रेस के साथ ही रहेगा। यही मोटे तौर पे स्थिति गोवा में भी है। नॉर्थ ईस्ट में जो बाकी असम के अलावा और त्रिपुरा के अलावा जो बाकी जो राज्य 6 और राज्य बचते हैं तो वहाँ पर भी मोटे तौर पे कांग्रेस और रीजनल पार्टी के बीच में या बीजेपी की समर्थन के साथ वाली जो वहाँ की जो रीजनल पार्टी है उसके साथ कांग्रेस का मुकाबला होगा। दक्षिण में कांग्रेस मोटे तौर पे कर्नाटक को अगर आप छोड़ दें और केरल को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में वो मजबूत स्थिति में नहीं है। उसकी ताकत देश के बाकी हिस्सों में
धीरे धीरे कम होती चली गई है। वो अलाइज के साथ में, सहयोगी दलों के साथ पे वो वहाँ से सीटें जीतती है या चुनाव लड़ने की कोशिश करती है। तो मुश्किल वाला काम कहाँ पे होता है? मुश्किल का काम आएगा बाकी प्रदेशों में, और वो डिफ़िकल्टी जहाँ जहाँ पे आएगी सबसे ज़्यादा, वो आएगी बंगाल में, उसके बाद वो आएगी आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, पंजाब में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में। आप किसके साथ दोस्ती करेंगे? कौन आपके साथ दोस्ती करना चाहेगा? कौन एक दूसरे के लिए अपनी जगह खाली करने को तैयार होगा? तो यहाँ पे ये एक पेचीदा सा सवाल है। लेकिन शायद विपक्षी दलों के तरफ से ये कहा जाता है कि पहले हमें दिल मिल जाना चाहिए, फिर हम आपस में बैठ के दिमाग लगा के कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। निश्चित तौर से ये उनकी कोशिश है, वो अपनी कोशिश में रहें। लेकिन मैं आपको फिर बताऊंगा कि उनकी कोशिशों के राह में कितनी मुश्किलें हैं, उनके लिए कितना रास्ता या कहाँ पर आसान हो रहा है और कहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही होगी। इसके सुखद परिणाम की उनकी कोशिश तो होगी, उनकी उम्मीद तो होगी, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके समर्थन में जो मीडिया के में जो लोग होते हैं और जो विश्लेषक हैं वो भी जिस तरह की बात करते हैं, तो उनको ये लगेगा कि कम से कम दिल तो मिला। लेकिन जब इसका दुष्परिणाम क्या होगा हर एक पार्टी के लिहाज से, इन सब चीज़ पे फिर मैं चर्चा करूँगा। अभी इस अंक में बस यहीं पर मैं रोकना चाहूँगा, आपसे विदा लेना चाहूँगा। लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।